नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश देशांतर के ब्रेकिंग न्यूज में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 जुलाई से 13 जुलाई तक के वो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। ब्रिटेन में आरंभ हुआ इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन। चलिए इसको डिटेल से हम पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी, जो कि इसका ये एक्चुअल थीम है। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और इसे 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ताओं द्वारा संबोधित भी किया जाएगा। तो चलते अगले करंट अफेयर की ओर। वर्चुअली होगी भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक। चलिए इसे डिटेल से जानते हैं हम। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में भारत यूरोपीय संघ के सहयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें राजनीति और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न पहलू हैं। साथ ही दोनों पक्षों के बीच कोविड-19 महामारी और समकालीन वैश्विक विषयों के घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को मिला वर्ष 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड। चलिए इसको डिटेल से हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ओलंपिक हाउस, जिसके पास सबसे दुर्गम लीड प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। ओलंपिक हाउस किसी भी लीड V4 सर्टिफाइड नई निर्माण परियोजना के लिए अब तक का सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय होने के साथ साथ स्विस सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग में अधिकतम प्लेटिनम लेवल प्राप्त करने वाला दूसरा भवन भी है। USGBC द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसे दुनिया भर के क्षेत्रों में अस्थायी, स्वस्थ और लचीला इमारतों, शहरों और समुदायों के विकास को आगे बढ़ाने वाले के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोजेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख हैं। तो चलिए अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। भारतीय बटालियन ने जीता UNIFIL यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार। चलिए डिटेल से जानते हैं। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादों को कम करना है। प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना इसका काम है। दूसरे स्थान का पुरस्कार वेस्ट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर के लिए मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर सेंटर को खाद्य अपशिष्ट और आयरिश पुलिस बटालियन द्वारा मेजबान समुदायों को पर्यावरणीय जोखिम कम करके समर्थन देने के लिए अपनी परियोजना के लिए साझा किया गया था। फ्रांसीसी ने
के नेतृत्व वाली फोर्स कमांडर रिजर्व इंडोनेशिया बटालियन, कोरिया बटालियन और इतालवी बटालियन की अन्य इकाइयां हैं जिन्हें पुरस्कार और सम्मानित किया गया है। चलिए अगले करंट अफेयर देखते हैं। केजंग डी थोंग डोक को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020। चलिए डिटेल से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोंग को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ची लूपो केजांग डी थोंगडोंग द्वारा हनी हंटिंग मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। ची लूपो में सटुकपेन समुदाय में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया है, जिसमें ची का अर्थ शहद और जबकि लूपो का अर्थ होता है शिकारी। हनी हंटिंग की यह सदियों पुरानी परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले करेंट अफेयर की ओर। एनटीपीसी ने जीता CII-ITC सस्टेनेबल पुरस्कार 2019। एनटीपीसी लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। एनटीपीसी को इसके वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली और स्कूल जाने वाली लड़कियों को लाभ पहुंचाकर उनके समग्र विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जैसे सतत विकास प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा इसने ठेकेदार श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ठेका श्रमिकों को परियोजना स्थानों पर महीनों के अंतिम दिन भुगतान करने की भी शुरुआत की है। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। IIT एलुमनी काउंसिल और CSIR IGIB ने संयुक्त अनुसंधान के लिए की साझेदारी। IIT एलुमनी काउंसिल ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी का लक्ष्य सूक्ष्म रूप से कोविड-19 और रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध करना है। इसके अलावा IIT के पूर्व छात्रों की परिषद दुनिया की सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर नैदानिक प्रयोगशाला मेगा लैब मुंबई स्थापित करने पर भी काम कर रही है। IIT एलुमनी काउंसिल की स्थापना वर्ष 2019 में सामाजिक महत्व की परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ की गई थी। यह देश के सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों के पूर्व छात्रों और फैकल्टी का सबसे बड़ा निकाय है। तो बढ़ते हैं अगले करेंट अफेयर की ओर। IIT हैदराबाद और NVIDIA ने AI अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए मिलाया हाथ। हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITH ने भारत के पहले NVIDIA AI प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी NVIDIA के साथ समझौता किया है। यह केंद्र आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस और कॉमर्शियल अपनाने पर रिसर्च को गति देने के लिए स्थापित किया गया है। इस परियोजनाओं में AI एल्गोरिदम का उपयोग करके फसल की पैदावार बढ़ाना और सुरक्षित परिवहन प्रणालियों के लिए सहयोग करने के लिए AI आधारित समाधान लागू करना और यातायात का प्रबंधन करने के बेहतर प्रयासों को शामिल करना है। यह समझौता कृषि, स्मार्ट शहरों और भाषा की समझ के पहलुओं में AI अनुसंधान को बेहतर बनाने का केंद्रित है। NVAITC IITH में 220 फैकल्टी के लिए अनुसंधान में तेजी लाएगा।
जो पहले से भी भारत के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक है। NVIDIA का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। NVIDIA के संस्थापक, अध्यक्ष और CEO जेनेसन हुआंग हैं और IITH के निर्देशक BS मूर्ति हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ किया समझौता। चलिए डिटेल से जानते हैं। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और खनन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU कर्नाटक हथकरघा विकास निगम के कावेरी और प्रियदर्शी हथकरघा जैसे ब्रांडों को फ्लिपकार्ट के साथ कार्यक्रम के साथ जोड़ेगा। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। मुख्य परिचालन अधिकारी CEO श्रीराम वेंकटरमन हैं और प्रधान कार्यालय फ्लिपकार्ट का बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक राज्य का राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली ने रिटायरमेंट का किया ऐलान। मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। वे साल 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी हैं, जिसके साथ वह किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला बन गई हैं। वह 3 बार की उप विजेता भी रही हैं। उन्होंने 2017 में अपनी पहली प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप जीती और उसे 2018 में भी अपने नाम किया। तो बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। एशिया कप टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए किया गया स्थगित। चलिए डिटेल से जानते हैं इस न्यूज को। एशिया क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट को पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था। एशिया कप 2020 की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और सूक्ष्म कारणों से टूर्नामेंट को बाद में श्रीलंका में आयोजित करने का फैसला किया गया था, क्योंकि श्रीलंका इस महामारी से सबसे कम प्रभावित देश है। अब श्रीलंका 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान को 2022 में मेजबानी करने का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने जीती सीरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस। चलिए डिटेल से जानते हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन रेसर ने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई सीरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इसमें वल्टेरी बोट्टास मर्सिडीज फिनलैंड रेसर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्स वेस्टपेन रेड बुल बेल्जियम रेसर तीसरे स्थान पर रहे। यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टाइरिश ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए डिटेल से जानते हैं। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, परिवार परियोजना के महत्व और गरीबी, मातृत्व स्वास्थ्य, मानव अधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में है। संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के कार्यकारी निर्देशक नतालिया कनेम हैं और संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष की स्थापना 1969 में की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड मलाला डे संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के मनाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने वाली मलाला और तालिबान बंदूकधारियों द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को गोली चलाई गई थी। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2014 में वह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई हैं, जिसे उन्होंने गोली लगने से पहले ही शुरू कर दिया गया था। चलिए अगले करंट अफेयर की ओर। नीति आयोग ने HLPF में प्रस्तुत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2020। तो चलिए डिटेल से जानते हैं। नीति आयोग द्वारा सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू VNR रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीति फोरम यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिशियन फोरम में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल है और यह भारत में 2030 एजेंडा को अपनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग को इसे लागू करने के साथ साथ राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर SDG की निगरानी के लिए अधिकृत किया गया है। उच्च स्तरीय राजनीति मंच HLPF 17 सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने की प्रगति और समीक्षा करने का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। नीति आयोग ने ATLF डेवलपमेंट मॉड्यूल किया लॉन्च। चलिए डिटेल से जानते हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए ATLF डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया। इस मॉड्यूल को भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ATLF डेवलपमेंट मॉड्यूल टिकरिंग लैब के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन ऐप डेवलपमेंट के लिए क्षमता और कौशल का निर्माण करने के लिए स्कूल के शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है। यह किसी भी देश में अभी तक की स्कूल स्तर पर ऐप सीखने और विकास की सबसे बड़ी पहल होगी। प्लाज्मो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल पॉलसीकर हैं और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। भारत ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला बना दूसरा सबसे बड़ा देश। चलिए डिटेल्स जानते हैं। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। UK सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा 2019-20 के लिए जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए। आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए, जिसके साथ वह ब्रिटेन में FDI में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है।
निवेश के मामले में भारत के बाद जर्मनी, फ्रांस और चीन और हांगकांग का स्थान है। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। ली सियन लुंग एक बार फिर बने सिंगापुर के प्रधानमंत्री। चलिए डिटेल्स जानते हैं इसको। सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सियन लुंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएपी ने आम चुनाव में 93 सीटों में से 83 जीते। ली सियुंग लुंग सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पीपल्स एक्शन पार्टी 1965 में आज़ादी के बाद से सिंगापुर में सत्ता पर काबिज है। सिंगापुर में हुए आम चुनाव दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र चुनाव है जो चल रहे कोविड-19 महामारी के बीच में हुआ। चलिए डिटेल से जान इसको। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन। चलिए डिटेल्स जानते हैं इसको। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। ई लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया और जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया था। लोगों को राहत पहुंचाने और मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए कोविड-19 महामारी के बीच ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। तो बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। गूगल भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का करेगा निवेश। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलनेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर का राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपयों का निवेश करेगा। यह निवेश इक्विटी, निवेश साझेदार और परिचालन बुनियादी ढांचे के पारिस्थितिक तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में की गई एक अन्य घोषणा के तहत कंपनी दिसंबर के अंत तक 22,000 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE स्कूल के लगभग मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी करेगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं और मुख्यालय गूगल का कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। भारत की बाघ जनगणना 2018 ने बनाया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए डिटेल्स जानते हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे संस्करण में को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्था के तकनीकी सहयोग से वर्ष 2006 में प्रत्येक 4 सालों में अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है। इन कैमरों से 1,21,337 वर्ग किलोमीटर मतलब 46,848 वर्ग मील के प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। IRDAI ने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की दी मंजूरी। सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनी को कम अवधि के लिए कोरोना स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। अल्पकालिक कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर किया जाएगा। साथ ही पॉलिसी में अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान कोविड-19 के कारण होने वाली किसी भी संरुग्णता परिस्थिति को भी कवर किया जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंटियाल हैं। कुछ एडिशनल फैक्ट है जो आप खुद देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। बोइंग ने वायुसेना को अपाचे और चीनी हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की पूरी। चलिए डिटेल्स इसको देखते हैं, क्या है ये न्यूज। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को हिडन एयर फोर्स स्टेशन पर
आखिरी बचे 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर दी है। इसके साथ ही बोइंग ने भारतीय एयरफोर्स को सभी 22 नए AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है। अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते लेह एयरबेस में सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए की गई है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F1 चिनूक के भारी भरकम हेलीकॉप्टर को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। वायुसेना को सितंबर 2019 में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिली थी, जिन्हें पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन बेस पर तैनात किया गया था। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के विदेश सैन्य बिक्री कार्यक्रम के जरिए बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 3 अरब के अनुबंध किया था। बोइंग का मुख्यालय शिकागो, अमेरिका है और बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 को हुई थी और बोइंग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड एल कैलहूम हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। IRDAI ने इंडिया पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का किया गठन। भारतीय बीमा IRDA ने द्वारा इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल भारतीय महामारी जोखिम पूल बनाने के बारे में शोध करने और सिफारिश देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। इस पैनल को महामारी जोखिम पूल की मदद से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिम को संबोधित करने की संभावना की तलाशने का काम सौंपा गया है। IRDA के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर इस 9 सदस्यीय कार्य समूह के अध्यक्ष होंगे। समूह के सदस्य हैं सुचिता गुप्ता, हितेश कोटक, अंकुर निझावन, सुशीलेंद्र राव, शिल्पा यादव, MN मुंशी, अजय कुमार और सवा तालुकदार हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। इसरो करेगा ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च। चलिए डिटेल्स जानते हैं इसको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा। भारत और ब्राजील साल 2014 में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज के जरिए डेटा प्राप्त करने के लिए ब्राजील के एक पृथ्वी स्टेशन की स्थापना के लिए सहमति पर समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इसरो के निर्देशक के सिवान और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, जबकि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं और ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियन रियल है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। दलाई लामा के जीवन पर लिखी किताब 2020 में होगी रिलीज। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलनेस द फोर्थ दलाई लामा एंड इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगी में से एक माने जाने वाले और 40 से अधिक वर्षों सलाहकार रहे लेखक तेंजिंग गेये टेथांग द्वारा लिखी गई है। यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो की यादगार यात्रा की वृत्तांत है। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। हिमाचल प्रदेश के नादौल पुलिस थाने को मिला देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा। हिमाचल प्रदेश के नादौल पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौल पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्ट पत्र प्रदान किया गया है। पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है और जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा DGP सम्मेलन के दौरान एक समारोह में जारी किया गया था।
ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। कौशल मंत्रालय ने एआई आधारित ASWM डिजिटल प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा AI आधारित आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयमेंट मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। चलिए इसको डिटेल से आप देख लीजिएगा इस न्यूज को। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बान बनाए गए हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बान को हॉकी इंडिया का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद का स्थान लेंगे। यह फैसला मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफे के बाद किया गया। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को किया गया था। ये हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। तो इसी के साथ अपने सेशन को हम अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे और हमारे सेशन की शुरुआत इसी तरह से होती रहेगी। धन्यवाद।